नमस्कार दोस्तों, मैं मोनू खोवाल साइंस क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं दोस्तों। दोस्तों हमने एक यूनिट स्टार्ट की थी पॉलिटिकल साइंस में जो है वेस्टर्न थिंकर के नाम से, वेस्टर्न थॉट कह सकते हो आप। और इसमें हमने 2 वीडियो हम कर चुके हैं और उन 2 वीडियो में हमने क्या-क्या पढ़ लिया उसके बारे में भी मैं थोड़ा-सा आपको बता देता हूं। हमने प्लेटो के जर्नल इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ा। उसके बाद दोस्तों देखिएगा, हमने प्लेटो का एक्सपीरियंस देखा और उसकी बुक के बारे में हमने बात की थी। नेक्स्ट इसके बाद देखें तो हमने इसकी बुक सारी की सारी देखी, बुक के सब्जेक्ट क्या है वो सारी बातें हमने यहाँ पढ़ी थी कल। इसके बाद दोस्तों यदि हम देखें आगे बढ़े तो हमने पढ़ा था प्लेटो का अध्ययन पद्धति जो भी है उसके बारे में हमने बात की। इसके बाद ये अध्ययन पद्धति पढ़ी दोस्तों हमने। इसके बाद हमने द रिपब्लिक बुक स्टार्ट की और इसमें सब्जेक्ट पढ़ा प्रिंसिपल ऑफ गुड, शुभ का सिद्धांत क्या है। इसके बाद दोस्तों हमने बात की थी जस्टिस की थ्योरी, कि जस्टिस की थ्योरी क्या थी, किस तरीके से जस्टिस मिलेगा, तो किस तरीके से इनकी मीटिंग होती है, तो वहाँ से थ्योरी निकल के आई थी ट्रेडिशनल थ्योरी। ट्रेडिशनल थ्योरी किसने दी थी? सिफलास ने। ये बात ध्यान रखनी दोस्तों, बहुत बार पेपर में मैच करनी आ जाती है। रेडिकल थ्योरी किसने दी थी? थेरीमैकस ने। इसके बाद दोस्तों एक और थ्योरी हमने पढ़ी थी यहाँ, वो थ्योरी थी हमारी सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी, ये रही जी। और इसके बाद दोस्तों ये सारी ही बातें नकार दी थी किसने? प्लेटो ने। और सारी बातें नकार दी थी तो प्लेटो से पूछा गया कि आपके हिसाब से जस्टिस है वो क्या है, तो प्लेटो ने अपना जस्टिस के बारे में बताया था दोस्तों। और उसने आत्मा के 3 गुण के हिसाब से, जैसे 2 तरीके के न्याय बताए थे, आत्मा के गुण के हिसाब से 3 तरीके के आत्मा के गुण होते हैं और उसके अकॉर्डिंग ही क्या होगा, अलग अलग लोग बनेंगे और अपने हिसाब से काम करेंगे, वही जस्टिस है। लेकिन इन लोगों ने कल प्लेटो के ऊपर ये क्वेश्चन मार्क लगा दिया था कि समाज में तो हर टाइप के लोग हैं, आप इनको पहचानोगे कैसे? तो कल प्लेटो ने जवाब दिया था इसको हम पहचानेंगे एजुकेशन से। तो दोस्तों नेक्स्ट हमारा पॉइंट जो जुड़ा था वो जुड़ा था एजुकेशन के साथ। तो आज हमें बात करनी है प्लेटो ने जो एजुकेशन दी है वो किस तरीके की एजुकेशन दी है। ठीक है दोस्तों, तो आज की क्लास हमारी यहाँ से स्टार्ट हुई है। सबसे पहली बात ये, जो ये एजुकेशन की बात करता है, ये शिक्षा का जो उद्देश्य है, इसकी शिक्षा का उद्देश्य क्या है? तो शिक्षा का एक ही उद्देश्य है दोस्तों, क्या? जस्टिस, कि सबको जस्टिस मिले, न्याय मिले। अब इसकी जब हम एजुकेशन की बात करें दोस्तों, तो इसने ऐसे ही अपनी एजुकेशन का सिद्धांत नहीं दिया, शिक्षा की थ्योरी नहीं दी। इसने क्या किया, उस टाइम पे जो भी एथेंस के अंदर एजुकेशन सिस्टम था वो, और जो स्पार्टा के अंदर एजुकेशन सिस्टम था वो, दोनों का दोस्तों इसने अध्ययन किया। और अध्ययन करने के बाद इनमें से जो इसको बेस्ट लगा, उन दोनों से वही इसने क्या दिया, अपना सिद्धांत दिया। अब एथेंस में क्या सिस्टम था दोस्तों? एथेंस में क्या थी, एजुकेशन सबके लिए नहीं थी। कल भी हमने बात की थी कि एक पॉलिटिशियन बनने के लिए आपके पास यदि पैसा है तो आप एजुकेशन ले सकते हो। सोफिस्ट लोग आपको एजुकेशन देते हैं, ट्रेनिंग देते हैं उस चीज़ की, सरकार का इसमें कोई रोल नहीं होता। लेकिन जब हम स्पार्टा की बात करें तो स्पार्टा में क्या है, सारी की सारी एजुकेशन ही कौन देता है? एजुकेशन देती है गवर्नमेंट। ठीक है दोस्तों। दूसरी बात, जैसे ही 7 साल का बच्चा होता है तो सरकार खुद उसे अपने अंडर ले लेती है, उसको मिलिट्री ट्रेनिंग भी देती है, हर तरीके की उसकी सुख सुविधा देती है और उसको एक अच्छा व्यक्ति तैयार कर देते हैं लोग। लेकिन ऐसा एथेंस के अंदर नहीं था। तो इसने सारी चीज़ें बहुत गहन अध्ययन किया है इन दोनों के बारे में और अपनी थ्योरी देता है। और थ्योरी के बारे में बारकर भाई साहब है, एक प्रोफेसर बारकर, इन्होंने कुछ कहा है वो देखते हैं हम। ये एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों, इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा इसको। ये कहता है एथेंस से प्लेटो की एजुकेशन पॉलिसी का, जो एथेंस से प्लेटो की जो एजुकेशन पॉलिसी है इसका इंडिविजुअल, व्यक्तिगत जो व्यू है वो लिया है इसने। तथा स्पार्टा से क्या लिया है दोस्तों? सोशल एस्पेक्ट, सामाजिक जो व्यू है वो लिया है इसने, कहाँ से? स्पार्टा से। और एजुकेशन कहाँ से उठाई? एथेंस से। तो ये बात बारकर ने प्लेटो के लिए बोली है। तो बात मेरे हिसाब से समझ में आई होगी। अब क्या सिस्टम देता है उसके बारे में हम बात करते हैं। देखिएगा दोस्तों, प्लेटो की शिक्षा व्यवस्था, प्लेटो की शिक्षा व्यवस्था की बात करें तो पहली बात तो सबसे इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत बार पूछी जाती है, इसकी जो शिक्षा क्या सिर्फ बॉयज़ के लिए थी, महिलाओं के लिए नहीं थी, सिर्फ आदमियों के लिए थी? ऐसा नहीं।
तो इसकी दोनों महिलाओं और पुरुष दोनों के लिए, बॉयज़ और गर्ल्स दोनों को शिक्षा का यह समर्थन करता था। लेकिन दोस्तों ये जब हम बात करेंगे सरकार में, सरकार में सिर्फ काम कौन करेगा, तो सरकार में काम करेंगे सिर्फ बॉयज़, गर्ल्स नहीं करेगी, लेकिन एजुकेशन ये सबको देता था। अब दोस्तों इसने क्या दिया एजुकेशन सिस्टम, हम उसकी बात करेंगे और देखिएगा बड़े ध्यान से। सबसे पहला जो सिस्टम है कहता है प्राइमरी लेवल, जो प्राथमिक स्तर है उसमें किस प्रकार की शिक्षा दी जाएगी। तो प्राथमिक स्तर में यदि हम देखें दोस्तों तो 6 से लेके 20 साल तक। स्पार्टा में कितने साल में उठा लेते थे, 7 साल में बच्चे को अपने अंडर लेते थे, लेकिन यहाँ कितने में लेना शुरू कर रहे हैं, 6 में। लास्ट के 2 साल जो दोस्तों 18 से 20 साल की जो एज है, 18 से 20 साल, इन 2 सालों के अंदर क्या दी जाती थी, मिलिट्री ट्रेनिंग, उसको सैनिक प्रशिक्षण दिया जाता था। और दोस्तों इन 18 सालों में उसको क्या पढ़ाया जाता था, सब्जेक्ट क्या होता था, तो ये सब्जेक्ट होता था एक तो जिम्नास्ट, शारीरिक शिक्षा, दूसरा है म्यूजिक, संगीत। और इस म्यूजिक की यदि हम बात करें तो इसके अंदर क्या क्या था, पोइट्री सुनाई जाती थी, कविताएं, कहानी, डांसिंग, सिंगिंग एंड म्यूजिक। अब जो ये जिम्नास्ट है, जो शारीरिक शिक्षा क्यों दी जाती थी, ताकि उनका शरीर क्या रहे, स्वस्थ रहे। और जो म्यूजिक वाली दी जाती थी तो उनका विवेक या बुद्धि, उसका डेवलपमेंट हो सके और मन उनका क्या रहे, शांत। तो ये आप एक बात बताओ, सोच के देखो आप ये चीज़, यदि मैं आपके सामने कोई सॉन्ग गाता हूँ देशभक्ति, तो आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। और यदि मैं उसकी जगह कोई गाता हूँ कोई अलग सॉन्ग, हरियाणवी सॉन्ग कोई भी सुनो आप, तो आपका मन उसी हिसाब से हो जाएगा। तो ये चीज़ तो एक साइंटिफिक भी है। यदि आप किसी चीज़ को सेम बार बार वो चीज़ कराओगे ना दोस्तों, तो वो व्यक्ति उसकी तरफ ज़्यादा आकर्षित होगा। तो बस ये काम इन्होंने स्टार्ट किया कि 18 साल तक सिर्फ हम क्या करेंगे, इनका शरीर है उसको स्वस्थ बनाएंगे, ताकि कोई भी किसी प्रकार का नशा वगैरह ना करे। और दूसरी चीज़ म्यूजिक देंगे, और इस म्यूजिक में क्या क्या, पोइट्री, डांसिंग, सिंगिंग एंड म्यूजिक, ये सारी बातें रहेंगी। इससे क्या रहेगा, इनका मन शांत रहेगा, दिमाग का डेवलपमेंट होगा, बुद्धि का विकास होगा। तो इसलिए इसका पहला लेवल ये था। लेकिन यहाँ पे ये सबके लिए था, कंपलसरी था, सबको ही करना पड़ता था। अब देखते हैं हम आगे, जब हम हायर एजुकेशन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, तो हायर एजुकेशन उच्च शिक्षा में लेवल बना दिए 2, लेवल 1, लेवल 2। लेवल 1 की यदि हम बात करें तो 20 से 30 साल लेवल 1 था, और 30 से 35 साल की बात करें तो लेवल 2 था। और जो ये दोनों ही लेवल क्रॉस करेगा तो उसको 15 साल की एक प्रैक्टिकल एजुकेशन दी जाती थी। प्रैक्टिकल मतलब उसको समाज में छोड़ दिया जाता था, और वहां पे समाज के बारे में वो अध्ययन करेगा। तो देखिए दोस्तों, इसका लेवल नंबर 1 देखते हैं है क्या। लेवल 1 में हमें पता है 20 से 30 साल तक एजुकेशन दी जाएगी। अब यहाँ एजुकेशन जो दी जाएगी उसमें क्या क्या पढ़ाया जाएगा, साइंस, रीजनिंग, तर्कशास्त्र, ज्योमेट्री, ज्यामिति की शिक्षा यहाँ दी जाती थी। ध्यान रखना है दोस्तों, सेकंड में जो सब्जेक्ट हो गए वो हमारे पास क्या क्या है, साइंस है, रीजनिंग है, ज्योमेट्री की शिक्षा दी जाती है। ज्योमेट्री मतलब आपको पता है, जैसे हम लाइंस वगैरह, एंगल वगैरह देखते हो, सारी की सारी चीज़ें इसके अंदर आती है। रीजनिंग, तर्कशास्त्र, साइंस आप जानते हो बहुत अच्छे से। जैसे ही ये 30 साल तक होती, 30 साल के बाद यहाँ होता एग्ज़ाम। एग्ज़ाम लिया जाता दोस्तों इनका, और एग्जाम में जो फेल होगा दोस्तों उसको बाहर निकाल दिया जाता है, और उसको क्या संज्ञा दी जाती कि आप उत्पादक वर्ग बनोगे। उत्पादक वर्ग मतलब जो कृषि वगैरह में शामिल होंगे। और जो पास हो जाता है दोस्तों वो चला जाता लेवल 2 के लिए, दूसरे लेवल के लिए वो यहाँ से आगे बढ़ जाता। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, यहाँ तक बिल्कुल क्लियर होगी बात। अभी सिर्फ लेवल फर्स्ट हुआ है दोस्तों। लेवल फर्स्ट में हमने देखा है साइंस, रीजनिंग और ज्योमेट्री की शिक्षा दी जाती है। एग्जाम होगा 30 साल में, यदि फेल होता है तो वो उत्पादक वर्ग बनेगा, और जो पास होता है वो चला जाएगा लेवल 2 के लिए। आगे देखिए दोस्तों, दूसरे पे जाते हैं हम, हायर एजुकेशन सेकंड लेवल, जिसमें हम देखते हैं सेकंड लेवल जो कब से कब तक है, 30 से 35 वर्ष। दोस्तों इसमें क्या शिक्षा दी जाती थी, तो इसमें शिक्षा दी जाती थी डायलैक्टिकल एजुकेशन, मतलब द्वंद्वात्मक शिक्षा, वाद विवाद करके किस तरीके से आप चीज़ों को फाइनल करोगे। इसके अलावा फिलोसफी, दर्शन शास्त्र की शिक्षा दी जाती थी। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, दर्शन शास्त्र की यहाँ शिक्षा दी जाती थी दोस्तों। और जैसे ही इनके 35 साल कंप्लीट होते तो फिर से एक एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाता,
जो फेल होगा दोस्तों वो तो बन जाएगा संरक्षक वर्ग, संरक्षक मतलब सैनिक। और जो पास हो जाएगा दोस्तों वो आगे बढ़ जाएगा किसके लिए, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के लिए, जो उसको समाज में छोड़ा जाएगा और सारी की सारी एजुकेशन वहां से लेगा, उसके लिए उसको वहां छोड़ दिया जाता है। नेक्स्ट, जैसे ही ये लेवल 2 भी पार कर लेते हैं तो उसके बाद हमारे पास आता है दोस्तों इसका जो इसकी प्रैक्टिकल एजुकेशन है। उसमें क्या होगा दोस्तों, देखिए 15 साल का ये प्रशिक्षण रहेगा, 15 ईयर ट्रेनिंग टिल द एज ऑफ 15 साल, 15 साल तक। और इसमें क्या होगा, फिलोसफर किंग बन के ही वो निकलेगा। तो दोस्तों ये था प्लेटो का एजुकेशन सिस्टम। तो मेरे हिसाब से आपको बिल्कुल समझ आया होगा एजुकेशन सिस्टम। जो कंपलसरी है 20 साल तक, 6 से 20 साल तक, उसमें सिर्फ और सिर्फ आपको जिम्नास्ट एंड म्यूजिक की शिक्षा दी जाएगी। उसके बाद यदि हम हायर के अंदर जाएं तो लेवल 1 में 20 से 30 साल तक एजुकेशन की है। उसके अंदर आपको साइंस, आपको रीजनिंग, आपको ज्योमेट्री की शिक्षा दी जाएगी। जैसे ही 30 साल पूरे होंगे एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा। जो भी फेल होगा वो जाएगा उत्पादक वर्ग में, जो पास हो जाएगा दोस्तों वो कहाँ चला जाएगा, लेवल 2 के लिए। जब हम लेवल 2 की बात करें दोस्तों 30 से 35 साल, तो 30 से 35 साल में हमने देखा कि वहाँ पे एजुकेशन दी जाती थी किसकी, फिलोसफी की, दर्शन शास्त्र की, और एक दवंदात्मक शिक्षा। जैसे ही 35 साल हो गए फिर एग्जाम लिया जाएगा, जो पास होगा वो चला जाएगा दार्शनिक राजा बनने के लिए, प्रैक्टिकल शिक्षा के लिए। और जो फेल होगा दोस्तों वो क्या बन जाएगा, एक सैनिक। तो ये था प्लेटो का एजुकेशन सिस्टम। मेरे हिसाब से ये बिल्कुल आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम इसके नेक्स्ट पॉइंट की ओर, जिसको हम बोलते हैं कम्युनिज्म, साम्यवाद। अब प्लेटो का जो साम्यवाद है ये क्या है, समझना दोस्तों, प्लेटो का साम्यवाद क्या है। प्लेटो ये कहता है, सुनना सुनने की बात है, चीजें आपके पास होंगी सारी की सारी। साम्यवाद में है क्या, ये कहता है कि हर एक व्यक्ति के पास हर चीज नहीं हो सकती, लेकिन इसने दो लोगों पे बाउंडेशन लगाई। पहला फिलोसफर किंग और दूसरा रखा दोस्तों सैनिक। यही है इसका साम्यवाद। अब देखिएगा क्या है, ये दो हैं, एक तो फिलोसफर किंग और एक सैनिक। ये कहता है ना इनकी फैमिली होगी, कोई परिवार नहीं होगा इनका, ना इनके पास कोई संपत्ति होगी, ना इनकी वाइफ होगी, ना इनके बच्चे होंगे। ऐसा क्यों कहता है ये सिर्फ इसलिए कहता है दोस्तों कि यदि परिवार होगा तो उसके अंदर प्यार की भावना जागेगी और वो अपने बच्चों के लिए काम करेगा, ना कि एक राज्य के लिए। जब व्यक्ति प्यार के बंधन में बंध जाता है या पारिवारिक मोह माया में बंध जाता है तो वो एक राज्य के लिए काम नहीं कर सकता। तो इसीलिए दोस्तों इसका ये मानना था, यदि हमें एक उत्पादक वर्ग चाहिए, उत्पादक वर्ग तो सीधी सी बात है, उनके तो वाइफ भी होगी, उनके पास पैसा भी होगा, उनके पास संपत्ति भी होगी, लेकिन ये जो दो वर्ग मैंने यहाँ लिखे हैं दोस्तों, इनके पास कुछ भी नहीं होगा। अब इनका ये मानना था प्लेटो का, यदि हमें फिलोसफर किंग चाहिए तो हम क्या करेंगे, उस राज्य की सबसे सुंदर स्त्री को राजा के साथ संबंध बनाएंगे और उससे जो संतान उत्पन्न होगी वो क्या बनेगी, फिलोसफर किंग की ओर हम उसको लेके जाएंगे। यदि हमें सैनिक चाहिए तो सेम वही काम, इनके साथ रिलेशन होगा और रिलेशन बनने के बाद जो संतान पैदा होगी उसको हम क्या बनाएंगे, एक सैनिक। तो ये इनकी रहती थी और इनका मानना था कि ना तो बच्चों को पता होगा तुम्हारे पिता कौन है और ना ही पिता को पता होगा तुम्हारे बच्चे कौन है। तो इस तरीके की चीजें जो थी वो क्या थी, कम्युनिज्म या फिर साम्यवाद। तो यही था एक प्लेटो का साम्यवाद। सीधी सी बात है, यहाँ वो संपत्ति को भी नकारता है, इनके परिवार को भी नकारता है, इनके बच्चों को भी नकारता है, इनकी वाइफ भी नहीं होगी, और सबका एक ही कारण बताता है क्या, फैमिली। फैमिली होगी तो क्या होगा, लव, प्यार होगा, और प्यार होगा तो ये चीज़ कभी भी इनको करने नहीं दिया जाएगा। तो इसीलिए दोस्तों इसने क्या दिया, एक साम्यवाद का सिद्धांत भी दिया था। और ध्यान रखना है किस किस के लिए, एक तो दार्शनिक राजा के लिए और एक सैनिक के लिए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, देखिएगा ये था साम्यवाद। इसके बाद हम आगे बढ़ के देखते हैं और ये हमारे पास आता है दोस्तों आइडियल स्टेट, आदर्श राज्य। आदर्श राज्य क्या होगा दोस्तों, मानव की आर्थिक आवश्यकताओं की जहाँ पूर्ति हो, दूसरा उत्पादक वर्ग का विकास हो, और तीसरा सबसे पहले प्लेटो ने दिया था यहाँ क्या, श्रम का विभाजन। तो कल भी आपने देखा था दोस्तों, क्या आत्मा के 3 गुण हो गए,
पहला विवेक या बुद्धि, जिसके अंदर विवेक या बुद्धि होगी दोस्तों वो व्यक्ति बनेगा राजा, पहला। दूसरा हमने बात की थी जिस व्यक्ति के अंदर साहस होगा वो क्या बनेगा, सैनिक। और तीसरा हमने पढ़ा था जिसके अंदर तृष्णा होगी, और तृष्णा होगी दोस्तों वो क्या बनेगा, उत्पादक वर्ग। और इसने यही बात कही थी, तीनों अपनी अपनी जगह काम कर रहे हैं तो वही क्या होगा, जस्टिस। और यदि ये तीनों ही अपनी अपनी जगह काम कर रहे हैं ना दोस्तों, इसी को हम क्या कहेंगे, एक आदर्श राज्य। तो यदि एग्जाम में क्वेश्चन आए कि प्लेटो के आदर्श राज्य में इसने क्या बात की है, तो दोस्तों पहली तो बात की है मानव के आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति हो उसमें, दूसरा उत्पादक वर्ग का विकास हो इसके अंदर, और श्रम का विभाजन करने वाला पहला व्यक्ति था ये। श्रम का विभाजन कैसे किया, तो आप देख सकते हो, फिलोसफर किंग को फिलोसफर किंग का काम दिया, एक सैनिक को सैनिक का काम दिया, और एक उत्पादक वर्ग को उत्पादक का ही काम दिया। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है दार्शनिक राजा की। अब दार्शनिक राजा क्यों होना चाहिए, तो इसके पीछे कहानी बताई प्लेटो ने। ये कहता है कि व्यक्ति यदि खुला होगा तो वो कभी भी ठीक ढंग से नहीं रह सकता। जैसे हम देखते हैं कि पुराने टाइम के अंदर, आप बिल्कुल पुराने टाइम में जाओ, आपको ऐसे ही बात करता हुआ मिलेगा एक और व्यक्ति जिसका नाम है मार्क्स। इसके अलावा मार्क्स ही है जो बात करता है। वो कहता है क्या, जब व्यक्ति बहुत कम थे, जब हम बात कर रहे हैं स्टार्टिंग में, तो क्या थे, लोग कहीं कहीं रहते थे। जैसे मान लीजिए आपके पास ये जगह है, पूरी अर्थ है, इस पे कुछ लोग यहाँ रहते हैं, कुछ लोग यहाँ रहते हैं, कुछ लोग यहाँ रहते हैं, ऐसे। तो ये कुछ लोग ऐसे ऐसे रहते थे, लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ दोस्तों, इन लोगों से एक दूसरे का मिलना जुलना हुआ, परिवार बनने शुरू हुए। परिवार शुरू हुआ तो एक दूसरे में ये सोचता था कि मैं ज़्यादा चीज़ कमाऊं, ये सोचता था मैं ज़्यादा उत्पादन करूं, ये सोचता था मैं ज़्यादा उत्पादन करूं, और धीरे धीरे अव्यवस्था फैल गई। और इसी अव्यवस्था को रोकने के लिए उसने किसकी बात की है दोस्तों, एक फिलोसफर किंग की बात की है, ताकि कोई भी एक दूसरे का, जो ये चीज़ लिखी हुई है, ये कोई भी एक दूसरे के बीच में हस्तक्षेप ना करे, एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा ना करे, अपने काम को काम समझे। तो इन चीज़ों को ठीक ठाक रखने के लिए किसकी बात करता है, एक दार्शनिक राजा की। अब क्या है दोस्तों, देखिए दार्शनिक राजा की ड्यूटी क्या है, एक ये कहता है प्रत्येक व्यक्ति को उसका विशिष्ट कार्य सौंपो, पहला काम। यदि उत्पादक वर्ग है तो उत्पादक वर्ग का ही काम करेगा, एक सैनिक है वो सैनिक का ही काम करेगा, और एक राजा है वो राजा का ही काम करेगा। दूसरा, एजुकेशन लेवल को बनाए रखेगा। जो दोस्तों यहाँ पे एजुकेशन था, लेवल 1, लेवल 2 और प्रैक्टिकल एजुकेशन, तो इस लेवल को हमेशा बनाए रखेगा, इस चीज़ को कभी खत्म नहीं होने देगा। और दोस्तों नेक्स्ट चीज़ इसने बताई, धार्मिक विश्वास बनाए रखेगा लोगों का। क्योंकि आप खुद जानते हो कि पुराने टाइम में क्या होता था, सारी की सारी पावर है वो राजा के पास होती थी, और राजा को दैवीय पावर दी जाती थी, और कहा जाता था कि ये जो है राजा, ये भगवान का ही रूप है। तो कहता है इस चीज को भी राजा को बनाए रखने के लिए बनाया गया है, ताकि ये चीज हमेशा बनी रहे। तो दोस्तों आपसे पूछी जाए फिलोसफर किंग की ड्यूटी क्या है, क्या उसके कार्य हैं, तो ये कार्य बताए हैं प्लेटो ने। प्रत्येक व्यक्ति को कार्य सौंपेगा, एजुकेशन लेवल को बनाए रखेगा, धार्मिक चीज़ों में विश्वास बनाए रखेगा लोगों का, एक दूसरे को कार्य बांट कर देगा, कोई भी एक दूसरे में हस्तक्षेप नहीं करेगा। ये सारे के सारे काम बताए किसने, आदर्श दार्शनिक राजा के। अब दोस्तों नेक्स्ट चीज़ हम इसी के अंदर बढ़ते हैं और देखते हैं, जिसमें बात करता है लिमिटेशन ऑफ फिलोसफर किंग। दार्शनिक राजा के ऊपर क्या कोई पाबंदी है, इसके बारे में बात कर रहा है प्लेटो। तो दोस्तों इसमें क्या है, सुनना बात ध्यान से। ये कहता है 100% राजा फ्री होगा, किसी प्रकार की कोई बाउंडेशन नहीं होगी राजा के ऊपर। क्यों नहीं होगी, तो ये कहता है जो राजा है वो जनता ने चुना नहीं है दोस्तों, वो क्या है, बनाया गया है। मतलब अपनी बुद्धि से, अपने विवेक से वो क्या बनाया, राजा बनाया, ना कि लोगों से। तो इसीलिए दोस्तों इसको क्या करता है, ये 100% फ्री रखता है, किसको, राजा को। तो ये बात ध्यान रखनी है, यदि प्लेटो के किंग के, फिलोसफर किंग के बारे में बात आए तो आपको ये चीज़ बिल्कुल माइंड में सेट रखनी है, बिल्कुल फ्री होगा, इसके खिलाफ किसी प्रकार की कोई क्रांति नहीं होगी, 100% कानून से मुक्त होगा। और क्यों होगा ऐसा, क्योंकि फ्री होगा कानून से। और क्यों होगा ऐसा, क्योंकि जनता के द्वारा नहीं चुना गया, ये खुद अपने विवेक के द्वारा बनाया गया है।
बना है। तो दोस्तों ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो मेरे हिसाब से यहाँ तक आपको बिल्कुल क्लियर होगी। अब जो हमने पॉइंट लिखे थे ना दोस्तों, उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट रहता है, फॉल डाउनफॉल ऑफ द स्टेट, उसके बाद स्टेटमेंट और उसके बाद लॉ। तो दोस्तों कल का जो हमारा लेक्चर रहेगा वो प्लेटो का लास्ट लेक्चर रहेगा और कल हम इसको कंप्लीट कर लेंगे दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ आपको चीज़ें बहुत अच्छे से समझ आ रही है। तो दोस्तों इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हर कोई इसको देख पाए, और बहुत अच्छे से चीज़ें क्लियर करा रहा हूँ। इसके बाद सिर्फ आपको एक बुक कोई भी उठा के पढ़नी है, आपकी सारी की सारी चीज़ें बिल्कुल आराम से क्लियर हो जाएंगी। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। पढ़ते रहिएगा। टेक केयर, बाय बाय।